अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वकील के जरिए एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त के मतन में ये कहा गया है कि एहतसाब अदालत में हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। नवाज शरीफ के वकला के मुताबिक नवाज शरीफ ने अदालत की कार्रवाई में पूरी मदद की, ताहम अदालत में हमारा मौक़िफ़ ठीक से नहीं सुना गया, लिहाजा अदालत एहतसाब अदालत के इस फैसले को कलअदम करार दे दी। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया, जबकि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में मुजरिम करार देते हुए 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। नवाज शरीफ पर 1.5 मिलियन पाउंड्स और 25 मिलियन डॉलर्स का अलग अलग जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि नवाज शरीफ को 10 साल तक अवामी ओहदा रखने के लिए भी नाअहल करार दिया गया। अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती का भी हुक्म दिया, जबकि हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार देकर उनके दायमी वारंट्स जारी कर दिए। फैसला सुना जाने के बाद अदालत ने नैब को नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद नवाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर की सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत में कैद हैं। नवाज शरीफ की जेल मुंतकली के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस की सज़ा मुअत्तल होने का इम्कान भी जाहिर किया गया। कानूनी माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। कानूनी माहिरीन ने 2 अलग अलग रेफरेंसेस में 2 मुतज़ाद फैसलों पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा है कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला हाई कोर्ट से मुअत्तल होने के इम्कानात हैं। आईनी अमूर के माहिर सीनियर वकील ए के डोगर ने भी कह दिया कि एक रेफरेंस में सज़ा 10 साल से कम है और नए मुकदमात में 10 साल से कम सज़ा की सूरत में ज़मानत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, जबकि वकील शेख एहसनुद्दीन ने भी कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में 4 बुनियादी इल्ज़ामात आयद किए गए थे जो साबित नहीं हो सके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक एडिशनल जज मुदस्सर अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ के मामले में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक ही कानूनी नुक्ता होगा कि बार सबूत नैब पर है या मुल्ज़िम पर। अपील में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि बार सबूत नैब पर है तो सज़ा का फैसला कलअदम होने का कवी इम्कान है। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है मार हमीद अनवर साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सर आज नवाज शरीफ ने अल-अज़ीज़िया जो स्टील मिल्स केस है उसको चैलेंज कर दिया गया है और उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखें जो है आखिर नवाज शरीफ भी इतने दिनों से आप देखें, मरियम नवाज है उनकी बेटी, जो अगर पिछले अखबार में नज़र डाली जाए तो एक तूफ़ान आया होता था सोशल मीडिया पर और एक तूफ़ान बरपा होता था खासकर मीडिया पर, कुछ न कुछ बयानबाजी। लेकिन आप देख रहे होंगे जब से ये नवाज शरीफ जो है जेल में गए, फिर उनकी बेल हुई, उसके बाद आपने देखा कि मरियम नवाज जो है आजकल आपको मंजर आम पे जो है बिल्कुल नजर नहीं आ रही होंगी। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कोई, जब बाहर भी आए हैं जेल से जमानत पे रिहा हुए थे, तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, या कोई जो है हंगामी तौर पे आप जो स्टेटमेंट होता था तो नहीं आता। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कोई ये बड़ा जो है तूफान आगे आने वाला है, या कोई बड़ा पेशखैमा ये हो सकता है, क्योंकि आगे जैसा कि आपने देखा जब उनको सजा हुई है तो भी नून लीगी कारकुनान की जानिब से कोई अहम जो है एहतजाज की कॉल नहीं दी गई है। और अब जो आगे जो हमारी मालूमात है या हमारे ज़राए कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने को जा रहा है और नवाज शरीफ के लिए शायद कुछ आगे के लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं, जो ये खामोशी नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की है। और आगे जैसा कि आप देखें कि खामोशी पे आपने बात की, खामोशी के वाले से काफ़ी जो खबरें हैं वो गर्दिश करती रही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, मरियम नवाज साहब खामोश हैं, हो सकता है कि हुकूमत के साथ कोई डील होने वाली है, कुछ तो है इसके पीछे। जी देखिए मेरी बात सुने, अगर क्योंकि हुकूमत तो आखिरी मौक़िफ़ उसका यही है कि हमारी डील नहीं होगी, हम डील नहीं करने जा रहे, हम डील नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन
اس کے باوجود آپ پچھلے اتوار میں بھی دیکھیں تو حکومت کہتی بھی رہتی تھی کہ ڈیل نہیں کرنے جا رہے، لیکن اس کے باوجود ڈیلیں ہوئی ہیں اور سیاستدانوں میں آپس میں بات چیت بھی ہوئی ہے. لیکن یہ جو ہمارے ذرائع ہیں، ہمیں جو ادھر ادھر خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ جو ہے ڈیل کی طرف معاملہ جو ہے وہ جاتا آ رہا ہے. یہ ہم اس کو کنفرم طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ادھر ادھر سے معلومات ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. اگر نواز شریف کے ان کیسوں میں نرمی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو شاید اگلے آنے والے وقت میں جو ہے شاید نواز شریف جو ایک ہیں ان کو مائنس کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی جو ہے باقی نواز شریف اور اس کی فیملی پر جو ہے کچھ شاید وزن بھی جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ کنفرم طور پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان میں ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جو معاملہ جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اسی طرف آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کچھ عنوان بھی بتا رہے ہوتے ہیں بٹو صاحب کہ ابھی اس وقت نواز شریف کی خاموشی، مریم نواز کی خاموشی اور پوری نون لیگ کی خاموشی، دیکھیں وہ والی بیان بازی یا نواز شریف کو سزا یا جتنے بھی کیسز ہیں، جتنے بھی ریفرنس چل رہے ہیں اس وقت نون لیگ کے خلاف، وہ والا آپ کو جو ہے شور اس وقت نظر نہیں آ رہا. تو اس سے یہ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو خاموشی ہے اس کے پیچھے حکمت عملی ہے، کوئی لاہ عمل ہے جس کے تحت نون لیگ جو ہے وہ اپنا یہ سسٹم چلا رہی ہے. تو سینئر جو وکلا ہیں ان کا اس پہ تجزیہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک ریفرنس میں سزا جو ہے وہ 10 سال سے کم ہے اور نئے مقدمات میں 10 سال سے کم سزا کی صورت میں ضمانت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جس طرح انہوں نے چیلنج کیا ہے اس فیصلے کو، تو اس طرح ضمانت کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جب 7 سال کی سزا سنائی گئی تو اگر نواز شریف کی سزا 10 سال سے اوپر ہوتی تو ضمانت کے چانسز بہت کم تھے یا ان کے لیے نرمی کے چانسز بہت کم تھے. دیکھیں میں وکیل تو نہیں ہوں لیکن کچھ قانون ہم بھی سمجھتے ہیں. جب 7 سال پہ آ کے جب بات آتی ہے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ نواز شریف کے لیے جو ہے وہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو ہے کیریئر جو ہے چاہے دوسرے کسی ملک میں جا کے گزرے یا پھر پاکستان میں بھی گزرے. لیکن یہ ضرور ہے کہ نواز شریف کی جو سیاست ہے اس میں ضرور جو ہے وہ دھبا لگے گا. لیکن آنے والے وقت میں جو اس وقت معلومات ہے نواز شریف کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی 7 سال جو سزا ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں ان کے لیے معافی بھی قانونی پوائنٹ کے مطابق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا LOC پہ اگر بات کریں تو وہاں پر آئے روز یہ خبریں آتی ہیں کہ بھارتی بلااشتعال فائرنگ اور گزشتہ روز فائرنگ ہوئی اور جس کے نتیجے میں ایک خاتون شہید ہوئی اور 7 کے قریب شہری جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے. تو آج جو بھارتی قائم مقام ڈپٹی کمشنر ہے اس کو دفتر خارجہ میں طلب تو کیا گیا ہے، احتجاج بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ اس طرح کب تک چلے گا؟ شہری شہید ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں ان کی فائرنگ سے، تو کیا ہوگا؟ یہ کب تک چلے گا اس طرح؟ دیکھیں بٹو صاحب یہ ہمارے زخم پرانے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس پہ بار بار پرانے زخموں پہ نمک چھڑکا جاتا ہے، نمک پھینکا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے. جب تک آپ کی حکومت آپ کے دیکھیں واضح طور پہ کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی جائے گی تو یہ LOC کے اوپر روزانہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کی جو اسمبلی ہے وہاں بھی خاموشی ہوتی ہے. اس حوالے سے جو کوئی آج تک اقدامات آپ دیکھ لیں نہیں کیے گئے. اگر کہیں بھی رکاوٹ ڈالی جاتی، ہمیں اگر دیکھیں ہماری طرف کوئی چیز ہوتی ہے تو فوری ہمیں جو ہے ہماری پاکستان آرمی کے لیے وہاں جو ہے ان کا سوشل میڈیا انڈیا کا چینلز پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود خاص قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے. جی نیگیٹو وہاں رپورٹنگ ہوتی ہے ان کے میڈیا پہ. لیکن ہمیں یہ جو ہے دیکھیں بٹو صاحب یہ خاموشی جتنی ہم زیادہ کرتے جائیں گے، ہم جو ہے بندے ہوئے عوامی جو ہے انٹرنیشنل قوتوں کے ساتھ جو ہے ہم بات چیت پھر بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انڈیا والے جو ہے بات چیت بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیز فائر کی خلاف ورزی بھی مسلسل کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. جب تک آپ دیکھیں پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور جب تک ان کو جواب نہیں دیا جائے گا، دیکھیں منہ توڑ جواب جب تک نہیں دیا جائے گا. اور میں یہی کہوں گا نہیں، کہ لیکن جب وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے تو اس کی جوابی کارروائی تو کی جاتی ہے، افواج تو ہماری جوابی کارروائی دیتی ہیں، لیکن اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے کہ انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے وہ اس گھنونے کام سے باز آ جائے کہ آئے روز جو یہ اس طرح بلا اشتعال فائرنگ کی جاتی ہے وہ تھم جائے، ہمارے شہری بچ جائیں جو وہاں پر قریب جو گاؤں ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کی زندگی زیادہ اہمیت کی عامل ہے.
भट्टू साहब, जब तक सफारती सतह पे इसकी रोकथाम के लिए अमली इकदाम नहीं किए जाते, तब तक बिल्कुल आप ये ना इस तरफ जाएं, खाम ख्याली में पाकिस्तानी कौम ना जाए कि ये शायद सीज फायर जो है रुक जाएगा या हमारे लोगों का रोज का कत्लेआम जो है। देखिए, हमारी जो आर्मी है वो फिर भी जो है इनकी तरह जालिम नहीं है, ठीक है। वो जहां भी होता है उनकी आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, हमारे जवानों की तरफ से उनकी आवाम के ऊपर फायरिंग नहीं की जाती, ठीक है। ये इतने जो है यानी कि जालिम है, संग दिल है। आप देखें कि हमारी ये रिहायशी आबादियों पे बमबारी करते हैं, वहां से फायरिंग करते हैं, यहाँ तक के खातून एक को भी अभी इसी वाक़े रिसेंटली मारा गया, शहीद हुई, और जो 7 शहरी जख्मी हुए उनमें भी खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जी, खवातीन, और ये इतनी डरपोक कौम है, इतनी कायर कौम है, ये छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रही। तो हमें पहले सफारती सतह पे इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने होंगे, और फिर जब तक एक दफा पाकिस्तानी कौम जो है, जो पाकिस्तान आर्मी है, जब इनको घर में घुस के नहीं मारा जाएगा, ये जो है ये कौम ऐसी है, ये रुकने वाली नहीं। के हवाले से आपने बात की, सफारती हवाले से पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया भी है, लेकिन वहां से कोई पॉजिटिव जो है ना मुस्बत कोई जवाब सामने नहीं आया भारत की तरफ से। जी बिल्कुल, देखें सफारती तौर पे किया जा रहा है, जब तक देखें इंटरनेशनल लेवल पे ये इसकी रोकथाम के लिए काम नहीं होगा। देखें, एक तरफ तो पाकिस्तानी, जब देखें इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, मुस्लिम उम्मा के हमारे इतने ममालिक हैं, इनको इत्तेहाद की जरूरत है। ये इत्तेहाद करें आपस में और इनका बाइकाट करें। देखिए, आप ये देखें कि जितनी भी यहूदी लाबी जितनी भी है, वो कहीं भी किसी भी मौजू पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक। जहां भी देखें, फलस्तीन देखें, इसराइल, कहीं भी ये मुसलमानों पर ही जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी मुस्लिम ताकतें हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, इनको मिलकर, ठीक है, जैसे ये एक साथ यहूदी लाबी एक साथ इकट्ठी हो जाती है, तो मुस्लिम उम्मा को भी एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। देखें, ये इश्यूज बहुत हैं, LOC का मसला है, कश्मीर मसला है, ये सारे इश्यूज को हल के लिए जो है पूरी मुस्लिम उम्मा को एक साथ यकजा होना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इन ताकतों को रोका जा रहा है। लेकिन देखें, अक़वाम मुत्तहिदा भी किसका ज्यादा साथ दे रहे हैं, ठीक है, वो भी इंडिया की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है, पाकिस्तान की तरफ कम होता है। लेकिन ये LOC की खिलाफ वर्जी, इसलिए पाकिस्तान आर्मी को ठोस जो है इक़दाम करने होंगे, हिकमत अमली तैयार करनी होगी। इसके साथ साथ सफारती देखें, वो उनकी हट धर्मी है, हर जगह पे मुसलमान जो है जुल्म किया जा रहा है। आप देखें कश्मीर में क्या हो रहा है, लोगों को जिंदा काट काट के फेंका जा रहा है, आए रोज हमारे बच्चों पे फायरिंग। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए अब जो है ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। अगर हम ऐसे देर लगाते जाएंगे तो ये सिलसिला मजीद बढ़ता जाएगा। मुसलमानों को इकट्ठे होना चाहिए, तमाम जो जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं उनको मुत्तहिद होना चाहिए, और एक ख़ास तरीके से मुसलमानों का दिफा करना चाहिए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को भी कश्मीर पर किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारा हमीद अनवर तजिया कार हमारे साथ मौजूद थे। याद रहे कि हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ की। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने 24 दिसंबर को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जबकि उन्हें फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया गया था। नैब ऑर्डिनेंस के तहत फैसले की तारीख के बाद सजा पाने वाले शख्स को 10 रोज़ में अपील दायर करना होती है। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस सऊदी अरब में 2001 में जिला वतनी के दौरान नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कायम की, जिसके बाद 2005 में हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी कायम की गई। नैब ने अपने रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया था कि स्टील मिल्स के क़याम और हिल मेटल कंपनी के असल मालिक नवाज शरीफ थे, जबकि JIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नवाज शरीफ ने हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी से बतौर गिफ्ट 97% फ़वायद हासिल किए। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर को अपने फैसले में करार दिया था कि नवाज शरीफ मनी ट्रेल नहीं दे सके, लिहाजा उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो इस पर बात भी की गई और उन्होंने आज अपील भी दायर की गई है, लेकिन इस पर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, पता किया जाएगा कि कैसे क्या इस पर फैसला आएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि जो नवाज शरीफ है, जो नून लीग है, उनकी खामोशी के वाले से भी जो खबरें सामने आती रही कि वो जो है वो खामोश हो गए हैं। उसके पीछे क्या सूरत हाल है, क्या रद्द-ए-अमल पेश किया जाएगा और क्या कोई डील होने जा रही है नून लीग के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, ये तो वक्त ही बताएगा। उसके अलावा LOC पर भी हमने बात की। LOC पर भारत की जो बलाश्तआल फायरिंग है, वो आए दिन इस तरह फायरिंग जो है वो सामने आती है, लेकिन
उस पर कोई इकदाम नहीं लिया जाता। तो इस हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है उसको नोटिस लेना चाहिए और कोई इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूर करे कि वो इस पर जो है नोटिस लिया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा जो है इस पाकिस्तान के जो किरदार है, जो अमन के हवाले से पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ हाथ भी बढ़ाया लेकिन वहाँ से कोई मुस्बत जो नताइज हैं वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है, करतारपुर बॉर्डर भी खोला अमन के लिए, पाकिस्तान तिजारत भी चाहता है भारत के साथ, लेकिन इंडिया की तरफ से इस तरह की कोई भी हिकमत अमली सामने नहीं आई, बल्कि नेगेटिव जो रिस्पॉन्स है वो हमें देखने में आया है। और पाकिस्तान हमेशा जो है वो कोशिश भी करता रहा है लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कश्मीर पर भी हमने बात की कि कश्मीर में भी बच्चों जो हैं उनके साथ गलत किया जा रहा है, तो उनका कोई पुरसाने आल नहीं है। वहाँ पर उनको आए रोज़ जो है वो उनकी कत्ल व गारत की जाती है, उनको शहीद किया जाता है, उन पर जुल्म किए जाते हैं। तो इस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए। तो बाकी अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की जब हमने बात की तो उसमें सऊदी अरब में 2001 में जिलावतनी के दौरान नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कायम की, जिसके बाद 2005 में हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी कायम की गई। नैब ने अपने रेफरेंस में ये इल्ज़ाम आयद किया था कि स्टील मिल्स के क़याम और हिल मेटल कंपनी के असल मालिक नवाज शरीफ थे, जबकि GIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नवाज शरीफ ने हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी से बतौर गिफ्ट फ़वायद हासिल लिए हैं। और एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर को अपने फ़ैसले में करार दिया था कि नवाज शरीफ मनी ट्रायल नहीं दे सकते हैं, लिहाजा उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हुकूमत का कबायली इलाकों में सेहत कार्ड फराहम करने का जो है वह हुक्म दिया गया है। तो पहले भी ये अप्लाई किया गया था KPK में कि वहाँ पर जब उनकी हुकूमत थी PTI की, तो बाकी नून लीग की हुकूमत थी, तो उस वक्त उन्होंने वहाँ पर सेहत कार्ड के हवाले से काम किया। लेकिन जैसे ही अब PTI की हुकूमत आई है तो PTI ने इस पर जो है वो ज़्यादा काम शुरू कर दिया है और आज इजलास भी हुआ है। इमरान खान साहब ने इस पर जो है वो बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा और जो कबायली इलाके हैं उनको हम जो दीगर इलाके हैं उनकी तरह बराबरी का जो है वो बराबर में लाना चाहते हैं, वहाँ पर हम तरक्की लेकर आना चाहते हैं। वहाँ की जो आवाम है उनकी गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे, तरक्याती काम करवाएंगे। तो इस हवाले से सेहत जो कार्ड है उनकी फराहमी के बारे में आज इजलास हुआ, हुकूमत ने इस पर नोटिस भी लिया है। उसके अलावा मुराद अली शाह साहब जो है काफ़ी उन पर तनकीद की जा रही थी कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसके हवाले से कि उनका भी ECL में नाम शामिल किया गया। उन्होंने आज बयान दिया है कि जो वफाकी हुकूमत है वो मईशत ठीक करने के बजाय दूसरे कामों में लग गई है, कि जो हुकूमत है उसको मईशत पर काम करना चाहिए। जिस तरह उसको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ने दौरे भी किए हैं मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ के इमदाद के हवाले से और वहाँ से उनको इमदाद मिलना जो है वो शुरू भी हुई है। तो लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जो है उसको ज़्यादा जो काम है वो मईशत पर करना चाहिए और कैसे पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, इस हवाले से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, इस पर जो है वो ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन जो हुकूमत है वो और कामों में लग चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि मुराद अली शाह साहब जो है वो वज़ारत आला पर हैं सिंध में, और जो सिंध की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की है और उसको गिराया जा सकता है। तो उस पर जो PTI के जो कारकुन हैं वो सरगर्म हैं और वो वहाँ से उनकी हुकूमत को हटाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद ये ख़बरें सामने आई कि ये सारी जो बातें हैं ये बेबुनियाद हैं और चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पर जो है वो नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह ये उनका नाम ECL में डाला गया है मुराद अली शाह साहब का, तो वो कौन सा मुल्क से भाग रहे थे कि उनका जो नाम है वो ECL में डाला गया। तो कम अज़ कम चाहिए था हुकूमत को कि इसलिए वो देख लेते कि फ़ैसला क्या आने वाला है और फ़ैसले के बाद जो है वो अगर उन्होंने नाम डालना भी था तो उसका नाम डाल देते। तो इस पर उन्होंने तनकीद भी की और वज़ीर मुमलिकत दाखिला जो है शहरियार अफरीदी को भी तलब किया था अदालत में और वो पेश भी हुए थे और उन्होंने फिर इस पर सफाई भी पेश की कि और जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको जो है इसका सोचना चाहिए और आपको कानून के दायरे के अंदर रहना चाहिए और ख़बरदार कानून के कोई बाहर भी ना जाए। तो उन्होंने फिर यकीन दहानी कराई कि आगे के जो मामलात होंगे उन पर हम नज़रसानी करेंगे और उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं
उन्होंने कहा कि कोई भी मामला जो है वो ज़ेर इल्तवा होता है तो उस पर जो है कोई टीवी पर बैठकर जो आपके वज़रा हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं तो उन्हें गुरेज करना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे वफाकी हुकूमत की मईशत ठीक करने के हवाले से मुराद अली शाह ने जो बयान दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत मुल्क की मईशत ठीक करने और वसूलियों को बेहतर बनाने के बजाय दूसरे कामों में लग गई है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस के दिए गए रिमार्क्स के तनाजुर में उन्होंने कहा कि मुझे इल्म नहीं कि वफाकी कबीना एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से नाम निकालने के लिए क्या इक़दाम करेगी। ज़राए ब्लाग से उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बरमी का इज़हार किया और सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत है वो क्या है जो हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही है जो पूरे नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले अरकान असम्बली की वफादारी तब्दील की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं है। तहरीक इंसाफ अपने अरकान को संभाले, उनके अरकान हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से परेशान है। मैं समझ रहा था कि ये सुधर जाएंगे लेकिन ये कभी नहीं सुधरेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को फ़ंड्स की अदम फराहमी पर भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि फ़ंड्स नहीं होंगे तो तरक्याती काम किस तरह होंगे। ये बात वाज़ेह है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ज़राए ब्लाग से ये गुफ्तगू सिंध सेक्रेटेरिएट के एक अचानक दौरे के मौके पर की। मुलाजमीन की हाज़िरी से खुश नहीं हूँ, 2019 मेहनत व जद्दोजहद का साल है। वज़ीर आला सिंध ने न्यू सेक्रेटेरिएट में हाज़िरी का अंदराज मुलाहिज़ा किया और मुलाजमीन की गैर हाज़िरी पर सख्त बरमी का इज़हार किया। उसके बाद उन्होंने अचानक महकमा ख़जाना के दफ्तर पहुँचकर मुख्तलिफ दफातर का मुआयना किया और मुलाजमीन की हाज़िरी का जायज़ा लिया, जबकि मुख्तलिफ महकमा जात के लिए जारी होने वाले तरक्याती फ़ंड्स का भी जायज़ा लिया। इसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर अफसरान के हमरा इजलास भी किया, जिसके बाद वो पैदल ही न्यू सेक्रेटेरिएट से जो है वो ताल्लुक हाउस की जानिब रवाना हो गए। तुगलक हाउस की जानिब रवाना हुए उस दौरान उन्होंने सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर गैर मुनासिब पार्किंग देखते हुए गुस्से का भी इज़हार किया और सेक्रेटरी GA को पुरानी गाड़ियों की नीलामी की हिदायत भी जारी की। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की के चेयरमैन मोहम्मद वसीम के दफ्तर में तरक्याती मनसूबों पर इजलास की सरबराही की और जारी तरक्याती कामों का मुआयना और काम की रफ्तार तेज़ करने की भी हिदायत जारी की। इस मौके पर ज़राए ब्लाग से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आज साल के पहले दिन हाज़िरी चेक करके पैगाम दिया है कि नया साल मेहनत और जद्दोजहद का साल है। मैं मुलाजमीन की हाज़िरी से खुश नहीं हूँ लेकिन वाज़ेह पैगाम दिया है। मिसाक जमहूरियत ना होता तो आमरीत बहुत पहले आ गई होती, रज़ा रवानी साहब ने बयान दिया है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रवानी का ये कहना है कि अगर मिसाक जमहूरियत ना होता तो मुल्क में आमरीत बहुत पहले आ गई होती। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए सेनेटर रज़ा रवानी ने कहा कि 18वीं तरमीम को करप्शन का जरिया कहना पार्लियामेंट और इकाइयों का तमस्खुर उड़ाने के मुतरादिफ है। जमहूरी इक़दामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मुआशरे और रियासत के लिए नहायत ख़तरनाक रुझान सामने आया है। इस तरह से मुआशरे में अनारकी और आमरीत फ़रोग पाएगी। अगर मिसाक जमहूरियत ना होता तो मुल्क में अमरीत पहले आ गई होती। मिनी बजट आ रहा है, 155 अरब के नए टैक्स लग रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात, ये गैर मुल्की दौरों पर पार्लिमान को इत्मीनान में नहीं लिया गया। अमरीका अफगानिस्तान मुज़ाकरात पर भी पार्लिमान को नहीं बताया गया। इस हवाले से हुकूमत इन कैमरा मीटिंग रख सकती है। फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती बनाई जाए। उन्होंने कहा कि FIA ने असगर खान केस बंद करने का कहा है। अगर वज़ीर आज़म के पास इस हवाले से समरी नहीं गई तो ये ख़तरनाक बात है। इससे ये लगेगा कि ब्यूरोक्रेसी पर हुकूमत की गिरफ्त नहीं है। सेनेटर रज़ा रवानी का कहना था कि सिंध में जो कुछ मशक शुरू की गई है वो महदूद नहीं रहेगी। गवर्नर के आइन के अंदर तयशुदा किरदार से तजावुज़ किया जा रहा है। वो उन अरकान असम्बली के साथ घूम रहे हैं जो हुकूमत को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नैब ने तलब किया। तफ्तीश के बाद बाहर आकर बताया कि उन्होंने नैब को मुतमिन कर दिया है। अगले दिन नैब ने कहा कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा तलब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से बिस्मिल्लाह करें, वहाँ के वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दें। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।